प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन चुकी है। शायद यही वजह है कि स्मार्टफोन से लेकर स्कूटी तक बांटने की अब बात की जा रही है और इसी कड़ी में गिरे हुए को मरहम भी लगाया जा रहा है। हमें लगता है इसमें ज्यादा बातचीत हमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य से कर लेनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है मौर्य जी। सबसे पहला सवाल यही है, प्रियंका गांधी वाड्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे अगर पास हो गए तो स्कूटी भी मिलेगी और इसी के साथ साथ उनको स्मार्टफोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा और खासकर जो बच्चे को चोट लगी थी उसको मरहम भी लगाने पहुंची। आपको लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हवाई और कोरे वायदे से जनता कभी भी किसी के झांसे में नहीं आती है। प्रियंका जी को ये बयान देने के पहले इस फार्मूले को छत्तीसगढ़ और राजस्थान या केंद्र कांग्रेस की शासित अन्य राज्यों में इसको अमली जामा देती, वहां पर ये बांटती होती और फिर यहां भी वादा करती तो उसके वादे का कोई मतलब होता। छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां स्कूटी क्यों नहीं मिल रही है? राजस्थान में सरकार है, वहां पर स्कूटी क्यों नहीं मिल रही है? वहां पर लैपटॉप क्यों नहीं मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में ही क्यों मिलेगा? इसलिए सरकार बनाने की चाहत में अनाप शनाप बयानबाजी करने से नेताओं को बचना चाहिए। अगर नियत साफ है तो पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बांटें, उसके बाद तब फिर उत्तर प्रदेश की बात करें। न्याय यात्रा की बात की थी, लेकिन अब वो न्याय यात्रा प्रतिज्ञा यात्रा में तब्दील हो गई है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा बुंदेलखंड से जो है हरी झंडी दिखाने वाली और जो है जनसभा को संबोधित भी करेगी। आपको लगता है कि हर क्षेत्र में जाकर जो है एक बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी है? हाँ, मेरी शुभकामना है। अगर कांग्रेस खड़ी होने का प्रयास कर रही है और प्रियंका जी उसका माध्यम बनना चाहती हैं तो राजनीति से गायब कांग्रेस अगर कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगती है तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। मैं भी विपक्ष के मजबूत होने की कामना करता हूं। इसलिए जहां कांग्रेस पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी है, कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया, कांग्रेस हर जगह पर अपनी जमानतें जब्त करवाती। आज एक लंबे अरसे बाद अगर प्रियंका जी कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास कर रही हैं तो कांग्रेस के लोगों को प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन विपक्ष मजबूत हो, मैं इस बात का सदैव पक्षधर रहा हूं और आज भी हूं। चलिए, यानी कि लड़ाई के लिए तैयार है, दमखम की लड़ाई होने वाली है। लेकिन अब टूटी हुई टांग से विपक्ष जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है यहाँ पर एक तरफ आप भी अपने मजबूत खेमे को आगे लेकर चल रहे हैं, यादवों के सम्मेलन करके सेंधमारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से तैयारियों को चौक चौबंद करती हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए कार्यक्रमों की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम, अपने अभियान चलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर उस अभियान में लगी हुई है तो कोई नई बात नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियों का चरित्र है, स्वरूप है और ऐसा होता भी आया है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन आपको लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के कई जो है गठबंधन के नेता ही अब बड़बोले बयान दे रहे हैं, कभी जातीय समीकरण को लेकर साधते हैं, कभी ब्राह्मणों और ठाकुरों को लेकर जो है अपशब्द कहते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है मुसीबत खड़ी हो सकती है? देखिए, राजनीति में गाली गलौज, हिंसा, मारपीट या उद्दंडता का कोई स्थान नहीं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के मुद्दे होने चाहिए, नीतियां होनी चाहिए और नीति को लागू करने की नीयत होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। और यही कारण है कि आज विपक्ष
मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष के पास मुद्दे के लाले पड़े हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लगातार 2014 से अपना विजय पताका लहराती आ रही है, विजय की डंका बजाती आ रही है, आगे भी विजय की डंका बजाने में लगी। मायावती जी को कैसे हैंडल करेगी? आप ही की पार्टी की बी पार्टी उनको कही जाती है, ऐसे नाम ऐसी सुर्खियां उनको लेकर चलती है और इसी कड़ी में वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि महंगाई हो या बेरोजगारी हो, आपने जनता से अच्छे वादे तो कर दिए, लेकिन लगता है कि तमाम चीजों का पहाड़ अब जनता के सर पे ही फोड़ रहे हैं। देखिए, सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बी पार्टी कहना उनके साथ अन्याय होगा। इतनी हमारी सहानुभूति उनके प्रति है कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन आज केवल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बची हैं। पार्टी के सारे नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। आप ही लगाते थे आरोप कि धन की देवी है मायावती, राजनीतिक देवी नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ इसी सुर में सुर उदयभान सिंह भी मिलाते हुए नजर आए। उनका भी ये कहना है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक उगाही का कार्यक्रम उनके काल में चला करता था। अब देखिए, सुश्री मायावती जी क्या करती हैं जग जाहिर है। हम बार बार एक चीज को बोल करके अपनी बात को हल्का नहीं करना चाहते। हाँ, इतना जरूर है कि आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अखाड़े से गायब हो चुकी है। अब फिर कभी भी वो पुनर्स्थापित नहीं हो सकती। अखिलेश यादव को अखाड़े में मानते हैं? क्योंकि प्रियंका को तो आपने बाहर का रास्ता दिखाया, मायावती को खेमे में नहीं मानते, लेकिन इस अखाड़े में अखिलेश यादव नजर आते हैं। क्योंकि आप ही के मंत्री ने एक बयान दिया कि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि थार के लिए तो डीजल की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कहीं ना कहीं लखीमपुर के कांड को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, अब उपेंद्र तिवारी जी का ये बयान न तो समसामयिक है न व्यवहारिक है। किस परिवेश में उन्होंने बयान दिया ये भी परिस्थिति हमें नहीं मालूम। लेकिन इस प्रकार के बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए और साथ ही साथ जनता के प्रति सदैव अपने को जोड़ के रखना चाहिए। उनके सुख और दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। किसी प्रकार से जनता को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही हमारी शक्ति। ओबीसी के बड़े नेताओं की गिनती आप में भी की जाती है। एक बड़ा वोट बैंक आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश में तैयार है। बिना आप लोगों के वोट बैंक के जनाधार तय नहीं होता। आपको लगता है एक बड़े नेता है आप। ओबीसी का सम्मेलन भी होने वाला है, यादवों का भी सम्मेलन चल रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा में भी आप लोग होकर आए हैं। ऐसे में कितने हद तक 22 की तैयारी आप लोग मानते हैं? देखिए, ये तो तैयारी का हिस्सा है, लेकिन मुद्दा हमारा विकास का है। हम विकास के मुद्दे में 2014 में भी चुनाव लड़े थे, 2017 में भी लड़े थे, 2019 में भी लड़े थे, 2022 में भी लड़ेंगे। तो विकास के मुद्दे पर जनता ने हमें साथ देकर सरकार बनाई है और हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता को विकास पसंद है। यादवों का बड़ा वोट बैंक अपने साथ मानते हैं या अखिलेश यादव के पीछे पीछे ही यादव का वोट बैंक जाएगा? आपको क्या लगता है सम्मेलन के जरिए कुछ होगा? हमेशा लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसकी सरकार बननी है, किसकी बिगड़नी है, किसे सत्ता में आना है, किसे बाहर जाना है। इसलिए जो फैसला जनता को देना है उस पर हमें कयासबाजी नहीं करनी चाहिए। जनता ने बार बार विपक्ष को पटकनी दी है और हमें पूरा भरोसा है कि चूंकि विपक्ष जनता के बीच में जाने से कतराती है, बचती है, उसके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, वो एजेंडा विहीन हो चुकी है, इसलिए जनता फिर उन्हें खारिज करेगी। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे हैं, दावा तो ठोक रहे हैं कि कयास लगाना सही नहीं है क्योंकि चुनाव अभी आने बाकी है और जो विपक्ष में है वो मजबूत विपक्ष के तौर पे जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सत्ता में आने की जो होड़ उनमें नजर आ रही है वो फिलहाल बेकार हो जाएगी। क्योंकि यादव से लेकर ओबीसी से लेकर जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए हम अपना बेस तैयार कर चुके हैं, यानी कि अब सीट खाली करें क्योंकि जनता आती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं भावना, समाचार प्लस दिल्ली।